दिस इज चैप्टर 2 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पे हम ट्राइबल मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट्स एंड अदर मूवमेंट्स को देखेंगे। बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में थ्री फॉर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस बताई हैं। पहली है सिविल रेबेलियन, दूसरा है ट्राइबल अपराइजिंग और तीसरा है पेजेंट मूवमेंट, जो कि प्री इंडिपेंडेंस फेज में हमको दिखती हैं। तो अगर हम सिविल अपराइजिंग की बात करें, तो सिविल अपराइजिंग की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये था एक ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट, मतलब सेमी फ्यूडल लीडर्स ऑफ अपराइजिंग्स वर बैक्ड वर बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल इन आउटलुक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिविल अपराइजिंग जो है, ये कह रहे थे कि जैसा पहले था हमें वैसा वापस दो। तो ये मतलब फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है। इट एम्स टू एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल कस्टम्स। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिस्टोर अर्लियर फॉर्म्स ऑफ रूल एंड सोशल रिलेशन। जैसे बंगाल सती रेगुलेशन आई, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर ऐसा ही एक विडो रीमैरिज एक्ट आया था, राइट। तो विडो रीमैरिज एक्ट था। तो इन ये लोग कह रहे थे कि ये दोनों गलत हैं। मतलब ये कह रहे थे कि हमको वापस पीछे की तरफ जाना है। फिर उसके बाद लिखा है सेंटर्ड एट लोकल लेवल। तो ये जो सिविल अपराइजिंग्स थी है ना, ये लोकलाइज्ड थी, बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड थी। ठीक है। तो इनका जो जोग्राफिकल स्ट्रेच है वो कैसा है, लोकलाइज्ड है। अफेक्टेड ट्रेडिशनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट अ टाइम व्हेन न्यूली क्रिएटेड क्लास ऑफ अर्बन इंटेलिजेंसिया was reaping the benefit of British rule. It was traditional sections of society whose lives had been most completely changed for the worst who rebelled. ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रिसेंटमेंट एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द कंपनीज रूल। कंपनी मतलब 1857 से पहले की बात हो रही है ये। तो यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ पेसेंट्स एंड जमींदार्स। बेसिकली यही हुआ ना कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। तो उसने पेजेंट्स को भी हर्ट किया और ज़मींदार को भी हर्ट किया, क्योंकि वो कहते थे ज़मींदार अगर समय पे पट्टा नहीं देगा तो उससे ज़मीन छीन लेंगे। तो ज़मींदार को भी मुनाफा चाहिए था, लेकिन वो जो मुनाफा, उसका मुनाफा कम हो गया, तो वो पेजेंट को ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे रहा था। तो पेजेंट भी डिसकंटेंट हो गया। एविक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि पेजेंट्स तो थे उनको उठा के फेंक देते थे। एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय रेवेन्यू कलेक्टर्स, टेनेंट्स एंड मनी लेंडर्स फ्यूलिंग रिसेंटमेंट। तो जो पेजेंट्स थे, ऐसे ऐसे था कि कुछ भी नाटक हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड था वो कौन था, भारत का पेजेंट। जो कि हमने इंडिगो रिवोल्ट, गांधी जी का भी चंपारण देखा, पेजेंट से स्टार्ट हुआ। तो जो किसान था वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इकोनॉमिक बेस था वो क्या था, वो था एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री में बने हुए गुड्स थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, वो बेसिकली क्या कहते हैं, ज़्यादा मार्केट में क्योंकि सस्ते मिलते थे तो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। और इंडियन गुड्स के ऊपर जो हैवी ड्यूटीज़ थी, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वजह से बहुत हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हुई। तो सारे के सारे ये लोग जो हैं, मतलब सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर करने लग गए। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर एंड प्रेशर ऑन लैंड। तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जब डिस्ट्रॉयड हो गई तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, फोर्स पीपल इनटू एग्रीकल्चर, और इसीलिए लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया। यहाँ पे लिखा है कि सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्ट भी, डिसकंटेंट भी थी। जैसे कि प्रीस्टी क्लास जो थी, है ना, प्रीस्टी क्लास जो थी वो कहती थी कि तुम हमारे मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमने देखा ना कि सती को किसने अबॉलिश किया, बेंटिक ने अबॉलिश किया, है ना। तो सरकार धर्म में इंटर कर रही है। क्या हमने रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में नहीं सुना, सती के बारे में नहीं सुना, विडो रीमैरिज? सोचो एक ऐसा देश जहाँ पे, मतलब ये कहा जाता है ना कि भाई औरत आती तो डोली में है और फिर उस घर से जाती अर्थी में। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि विडो रीमैरिज ऐसी सब पॉलिसीज होंगी, है ना। तो वो सब दिक्कत हुई। एनक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड, तो उनका जल, जंगल, जमीन, तीनों को इन लोगों ने हथियाने की कोशिश करी और फिर उसके बाद उनसे रेसिस्टेंस इनको मिली। ऐसे लिखना है ना। फिर उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स एंड कल्चरल डिसडेन थी। ब्रिटिश जो थे वो एरोगेंस थे, डिसरिगार्ड था इंडियन कल्चर के लिए, और उसने इट एलियनेटेड द रूलर्स एंड पॉपुलेस, फ्यूलिंग रिसेंटमेंट, कि ये इंडियन कल्चर को मानते ही नहीं थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि उसमें कुछ अच्छा है। वो बस ये कहते थे कि आप ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करो बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पेजेंट रिवोल्ट। ठीक है। पेजेंट रिवोल्ट होते हैं तो पूछ रहे हैं कि मतलब हम अब ये बेसिकली बताएंगे क्यों हो रहा है।
सिंपल सी बात है ना भाई, टैक्स की वजह से होगा सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी? लॉस ऑफ लैंड। ठीक है। फिर क्या होगा भाई? इनडेप्टनेस, मनी लेंडर। ठीक है, यही तो कारण होंगे, और क्या होगा? कि टैक्स ज़्यादा है तो आप मनी लेंडर से पैसे ले रहे हो, और पैसे दे नहीं पा रहे तो लॉस ऑफ लैंड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो थोड़े से एक्सप्लॉयटेटिव हो गए थे। ठीक है, उनका ऑपरेशन चल रहा था, हैवी टैक्सेशन थी और पुअर लिविंग कंडीशंस थी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दे इरोडेड द पावर ऑफ द लैंडेड क्लास। तो जो ज़मींदार, जैसे ये कह रहे हैं कि जो पहले ज़मींदार थे उनकी शक्तियाँ कम हो गई, क्योंकि अब उनको पट्टा सरकार दे रही थी और सरकार कहती थी बेटा अगर सही टाइम पे पट्टा नहीं आया तो तुमसे ज़मीन छीन लेंगे। तो ज़मींदारी क्लास जो है वो भी डिसकंटेंट में है। ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि रेंट जो है वो हाई हो गए, क्योंकि ज़मींदार अब बोलियां लगाते थे, ऑक्शन होती थी लैंड की। कोई कहता था 1000, कोई कहता था 2000। तो ज़मींदार को बची 100 रुपया राय, और वो 100 में से उसको 30 रुपये देने हैं लेबर को, तो बच रहे 70 हैं, पहले 700 बचते थे, है ना? तो लेबर को भी पैसा नहीं दे रहा वो। तो वही यहाँ पे कह रहे कि रेंट हाई हो गए। फिर उसके बाद करप्शन, करप्शन इन ग्रांटिंग ज़मींदारी, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनपेड लेबर इन जमींदारी एरियाज। फिर उसके बाद रैयत, इन रैयतवारी एरियाज द गवर्नमेंट इटसेल्फ लेवी हैवी लैंड रेवेन्यूज। तो ये कह रहे हैं कि देखो, लैंड रेवेन्यू कैसा था? हाई था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ज़मींदार का स्टेटस था सोसाइटी में, वो थोड़ा कम हो गया। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि रूरल इंडेप्टनेस जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि पैसे नहीं बच रहे थे। फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो लेबर थी उसकी इनकम कम हो गई, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो गई। तो अब देख रहे हो हर कोई अंग्रेज़ों से अब क्या है, दिक्कत में आ रहा है कि भाई किसी को कुछ नहीं मिल रहा, और सिर्फ एक ही आदमी खुश है लैंड रेवेन्यू लेके, वो है ज़मींदार, सॉरी ब्रिटिश सरकार। तो अब क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद लिखा है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ब्रिटिश लेड टू राइज ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है। Peasant movements causes significance and limitation. Peasant revolt, peasant movements. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो वही चाहिए है ना, तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो सेम चीज़ लिखी है। लैंड रेवेन्यू हाई था। ठीक है, चाहे वो ज़मींदारी में हो, महालवारी में हो या रैयतवारी में हो। ठीक है। इसी के साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल वेदर था, और उसी की वजह से जो क्रॉप जो थी उसमें क्या होगा, लॉस तो होगा ही। इसी के साथ साथ डिमांड जो थी, फ्लक्चुएटिंग कैश क्रॉप डिमांड, तो कभी ज़्यादा में बन गया, कभी कम में बन गया। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि मनी लेंडर कैसे थे, प्रीडेटरी थे। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट थी ये लिमिटेड थी। ठीक है, जो लिमिट मूवमेंट जो थी वो एक स्पेसिफिक ग्रीवियांस के लिए थी, जैसे बारदोली सत्याग्रह, इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है। रिड्रेसल ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे लिखा है पेजेंट ने ये कहा कि जल्दी से हमारी प्रॉब्लम को रिजॉर्ट करो, क्योंकि इनके गोल्स बहुत शॉर्ट टर्म थे, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात ये नहीं करते थे। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन और रीच जो थी वो लिमिटेड थी, मतलब लोकली ही मतलब कोई, और लोकली ही मतलब अपना अपने गांव में देहात में ये लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जब इनको रिलीफ मिल गया तो फिर चुप हो गए। तो समथिंग लाइक दैट ये कह रहे हैं हो रहा था। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा था, कि अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पेपर, इन दिस बुकलेट विल बी रिपीटेड। इसीलिए हमको उतनी समझ होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कुछ भी ऐसा यूनिक हमको मिले, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि भाई ये जो मूवमेंट्स थी ये सक्सेसफुल नहीं थी, ये स्पोराडिक इवेंट्स थे। स्पोरैडिक मतलब कभी अकर होंगे, फिर उसके बाद जल्दी से बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इसने एक लॉन्च पैड दिया फॉर फ्यूचर मूवमेंट। जब ये मूवमेंट हुई तो लोगों को अपने लीगल राइट्स की अवेयरनेस भी हुई। इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि नेशनल मूवमेंट के लिए इसने एक वो दिया, क्या कहते हैं, फॉर्डर दिया। जैसे कि गांधी जी का सत्याग्रह था, जब गांधी जी आए चंपारण में तो उसको एक नेशनल स्टेज मिला, उस मूवमेंट को एक नेशनल अटेंशन मिली। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इट ट्रांसफॉर्म द रूरल पावर स्ट्रक्चर। कैसे? पेजेंट मूवमेंट चेंज द बैलेंस ऑफ पावर बाय अंडरमाइनिंग द लैंडेड क्लास इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, हैदराबाद फ्यूडल गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय तेलंगाना मूवमेंट एंड विच वाज लेड बाय पेजेंट्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस में रिफॉर्म्स हुए, इवन दो पेजेंट प्रोटेस्ट वर नॉट इमीडिएटली फ्रूटफुल, दे इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस दैट लेड टू अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड गारंटी टेनेंसी फॉर टेनेंट्स। ये इसका कंक्लूजन में लिख देना।
ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना कि व्हाटएवर इज़ रिटन हियर, इट इज़ लाइक कि मतलब थोड़ा-सा ना फ्लो जो है वो टूट रहा है बीच में। तो यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हमने देख लिया ना, अब हम क्या करेंगे, जभी भी एक टॉपिक पढ़ लिया, तो कोशिश करो कि उसको फिर एक जगह पे लिख लो। जैसे कि भाई, अब मैं अपने आप से पूछूँ कि पेजेंट मूवमेंट्स के रीज़न्स क्या थे? तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा? लैंड रेवेन्यू। दूसरा, फिर उसके बाद मैं कहूँगा मनी लेंडर। उसके बाद मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। फिर उसके बाद मैं कहूँगा ज़मींदारी सिस्टम, कि वो एक्सप्लॉयटेटिव था। इसी के साथ साथ वेदर इवेंट्स, है ना? वेदर इवेंट्स भी, कि भाई क्रॉप लॉस हो सकता है, क्रॉप फेलियर, जैसे कि ड्रॉट्स, जो कि ट्रिगर इवेंट बन जाते थे कोई भी मूवमेंट को चलाने के लिए। फिर वो कहेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, है ना? इसका इम्पैक्ट क्या था? तो उसमें लिखना है कि इसने जो बाकी नेशनल मूवमेंट्स थी जो कि गांधी जी के आने के बाद स्टार्ट हुई, जैसे नेशनल मूवमेंट्स में इन लोगों ने शुरुआत करी, जैसे कि आप लिख सकते हो किसान सभा मूवमेंट, गांधी जी का चंपारण, है ना? कि इनको फिर नेशनल स्टेज मिला। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम कहेंगे कि अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ये तभी हो पाया जब जो किसान नेता थे उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है ज़मींदारी सिस्टम। अब इसका ये कह रहे हैं कि लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रगल्स जो थी ना वो मिलिटेंट थी, रिफॉर्मेटिव नेचर की नहीं थी, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो कोई ना इनोवेटिव अप्रोच नहीं थी, बस ये था कि आर्म्स उठा लो और लग जाओ। इनका स्प्रेड जो था वो लोकलाइज्ड ही था, जैसे कि द डेक्कन रिवोल्ट, वो महाराष्ट्र में ही रहा। कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है? देयर वाज लैक ऑफ एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। दे डिड नॉट टारगेट कॉलोनियलिज्म बट इंस्टेड फोकस ऑन ग्रीवियंस रिड्रेसल। जैसे वो धीकूस को मारने लग गए थे मुंडा वाले में, है ना? कि धीकूस आर द प्रॉब्लम, है ना? फिर उसके बाद जब धीकूस को मारने के बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो फिर ये साहिब को मारने लग गए, साहिब मतलब वाइट्स। फिर बाद में इनके एक सुपरस्टार आए, बिरसा मुंडा सर, उन्होंने कहा कि साहिब दीकू सब एक है, कि दोनों को मारो। है ना? तो वैसे करके कि दैट इज़ वाई ही इज रेवर्ड एज गॉड, क्योंकि उन्होंने उनको वो राइट आइडियोलॉजी दी जिसके बाद उनको थोड़े से मतलब ब्रिटिश भी उनके खिलाफ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। द चेंज्ड नेचर ऑफ पेजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857 क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि पेजेंट मूवमेंट्स की मेन स्ट्रीमिंग हुई। कैसे? क्योंकि जो पेजेंट मूवमेंट्स थी, है ना, पेसेंट मूवमेंट जो थी वो क्या बन गई? एग्रेरियन मूवमेंट बन गई। ठीक है? तो जो पेजेंट मूवमेंट्स थी वो एग्रेरियन मूवमेंट बन गई। ठीक है? फिर इसके बाद क्या लिखा है? डिमांड्स जो थी वो इकोनॉमिक हो गई। पहले डिमांड जो थी वो ये थी कि मतलब लैंड रेवेन्यू कम कर दो, ये कम कर दो। अब इकोनॉमिक इश्यूज पे डिमांड होने लगी। फिर उसके बाद लिखा है कि इमीडिएट अगेंस्ट इमीडिएट एनिमीज, जैसे कि ये कह रहे हैं कि फॉरेन प्लांटर्स जो कि चंपारण में हुआ, या इंडिजीनियस जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, है ना? कि अब इनको पता है कि ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे। और ये कह रहे हैं कि नॉट अगेंस्ट कलोनियलिज्म और सबॉर्डिनेशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कलोनियलिज्म वाज नॉट द टारगेट ऑफ दीज मूवमेंट्स, इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज मूवमेंट्स टू एंड द सिस्टम ऑफ सबॉर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स। ठीक है? लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट थी, जैसे गांधी जी का इंडिगो मूवमेंट देश की आज़ादी के लिए नहीं था ना, वो तो पेजेंट की आज़ादी के लिए था, उसकी ग्रेटर फ्रीडम के लिए था। और फिर से वही सेम चीज़ की लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट थी, एंड अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट्स। तो यू विल सी दैट कि कुछ नहीं है, एक ही चीज़ समझनी है, वो ये समझनी है कि पहले पेसेंट मूवमेंट थी, फिर उसके बाद एग्रेरियन मूवमेंट हो गई है ना? ऐसे करके ये समझने की ज़रूरत है कि पहले पेजेंट्स की मूवमेंट थी, अब एग्रेरियन मतलब
अगर इसका मतलब ये है कि जो दुख में है वो जो है प्रोटेस्ट करेगा। इसका मतलब फार्मर्स दुख में है और फार्मर की कॉमन डिमांड्स हैं, है ना? उसके लिए ये लोग जो हैं रेबेलियन, मतलब रेबेलियन कह लो या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया कि भाई पेजेंट मूवमेंट में क्या था, तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें था कि इट वाज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म। ठीक है। तो अब हम ना आगे आ गए, जैसे पहले जो हमने पेजेंट, अब ना ये इसको ऐसे समझना है भाई कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या था, पेजेंट मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। अब हम वहाँ से जा रहे हैं कि 20th सेंचुरी में कैसा था। ठीक है। 20th सेंचुरी जब देश को आज़ादी मिल रही थी उस समय पे, तो यहाँ पे ये कह रहे थे ना कि इकोनॉमिक मैटर्स पे थी। ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये था कि भाई हम गरीब हैं। यहाँ पे ये था कि हम अंग्रेज़ों की वजह से गरीब हैं, तो स्ट्रगल वाज अगेंस्ट कलोनियलिज्म। लीडरशिप जो है वो पेजेंट्स के बीच में थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल लीडर्स ने, यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब नेशनल लीडर्स जैसे कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको लीडरशिप दिखाई, जैसे वल्लभ भाई पटेल। जैसे अभी फार्मर्स मूवमेंट हुई तो उसके अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स भी थे, है ना? स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था। और यहाँ पे ऑल इंडिया मूवमेंट्स थी, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा। यहाँ पे लिखा है कलोनियलिज्म इशू, यहाँ पे लिखा है कि टारगेट कलोनियलिज्म नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि एंटी कलोनियलिज्म कॉन्शियसनेस थी अमंग पेजेंट्स, कि ये इनकी वजह से ऐसा है। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लिखा है कि नेशनल लेवल पे तो कुछ नहीं था। यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश्ड बाय सहजानंद सरस्वती, उसने कंट्रीब्यूट किया आइडिया ऑफ, लेट्स से, मतलब उसने मासेस की पॉलिटिकल अवेकनिंग करवाई, स्पेशली पेजेंट्स की। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स टुवर्ड्स पेजेंट मूवमेंट्स। तो ज्योतिराव फूले, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि ही डिसाइडेड टू क्रिएट एन अवेकनिंग अमंग द फार्मर्स एंड ट्रैवल्ड ऑन फुट थ्रू मेनी विलेजेस एंड वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. He went to Junnar and actively participated. He wrote a book entitled Cultivator's Whipcord, in which he narrated the sorrows of cultivator. तो अगर कभी भी फ्यूचर में किताब, मतलब फ्यूचर में अगर आता है कि पेजेंट मूवमेंट्स के कुछ लीडर्स का बारे में कुछ भी ऐसा आता है, तो अगर तुम वहाँ पे नहीं लिखते हो ज्योतिराव फूले का नाम और ये वाली किताब का नाम, तो फिर क्या ही फ़ायदा है भाई इन सेशंस का। कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड। द वीकली जर्नल दीनबंधु हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट। तो ज्योतिबा फूले की किताब जो वीकली जर्नल थी उसमें भी इसके बारे में लिखा ही था। सो वी आर रीडिंग फॉर सच कंटेंट। ठीक है। ही एड्रेस द सोरोज ऑफ द पेजेंट टू द ड्यूक्स ऑफ कनॉट व्हेन ही विजिटेड पुणे इन 1888। ठीक है। आगे चलते हैं, विट्ठल राम जी शिंदे एंड पेजेंट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है कि शिंदे स्टेप्ड आउट टू प्रिवेंट द कैटास्ट्रॉफ। इन 1928 शिंदे स्टेप्ड आउट टू प्रिवेंट द कैटास्ट्रॉफ ऑफ स्मॉल होल्डिंग बिल. He emphasized that corrupt official employees and land owners have robbed the farmers of their land. Pandurang Sadashiv Shane, Sen Shane Guruji, also known as Pandurang Sadashiv Shane, was a key figure in peasant movement. He took a tour of area and passed and pressed for land tax exemption. He also put a lot of effort into Faizpur Congress session. चलेगा। हमको जो जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई कहाँ याद रहेंगे एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो हमको पता है, राइट, हमको उनको नहीं भूलना है। जैसे देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए, तो यहाँ पे लिखा है कि ही कैंपेन अगेंस्ट his effective campaign against Mahar Vatan freed a sizable portion of rural poor from state of virtual serfdom. He was successful in his fight against prevalent खोटी system of land tenure. मिल गया ना कि अंबेडकर जी ने भी एग्रीकल्चर में खोटी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर के लैंड खोटी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर के बारे में बात करी है, एंड ही एम टू फ्री द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल. फर्दरमोर ही स्पीयरहेडेड द चिरनेर सत्याग्रह ऑफ पेजेंट. लीजिए, इसके बाद ये कह रहे अंबेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फार्मर्स, माइग्रेंट
टेक्सटाइल वर्कर्स ऑन 15 अगस्त 1936। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मुझे मिल गए ना पेजेंट लीडर्स। देखो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अगर पेजेंट मूवमेंट्स की बात आएगी तो मेरे पास स्वामी सहजानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, इनकी जो किताब है, इन मतलब इनकी जो किताब है कल्टीवेटर्स विप गॉड, दीनबंधु में ये लिखते थे। इसके बाद अंबेडकर, अंबेडकर ने खोटी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर के खिलाफ बोला। इन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसके थ्रू भी मतलब क्या कहते हैं, पेजेंट्स की अवेकनिंग करी। और इसी के साथ साथ इन्होंने स्पीयरहेड किया चिर नेर सत्याग्रह, है ना। तो ऐसे करके अब क्या होगा, जब मैं व्हेन आई यू विल राइट एन आंसर एंड अदर एस्पिरेंट्स विल राइट आंसर, द पेपर चेकर, क्या कहते हैं पेपर चेकर को भाई, कमेंट करके बताना। इन्विजिलेटर तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, इवैल्यूएटर, हाँ। तो इवैल्यूएटर कहते हैं शायद। तो जो इवैल्यूएटर है भाई, वो देखेगा कि इसने सहजानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी भी तो थे ना, है ना। शायद वो अवध किसान सभा, ऐसे एक उसके भी एक वो प्रेसिडेंट थे किसी चीज़ के, है ना। तो ऐसे करके जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या कहते हैं, इट विल शो कि भाई मतलब ये लड़का पढ़ क्या है। और कुछ नहीं करना होता, इतनी आसानी से हो जाएगा। बस अभी क्यों पढ़ना है, ये बुकलेट्स को अभी क्यों कवर करना है, क्योंकि भाई प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में नया कंटेंट पढ़ने में मौत आती है, बिकॉज ऑफ द टेंशन, द स्ट्रेस, एनजाइटी, पैनिक इतना ऊपर होता है ना। आप नया पढ़ते हो कुछ तो आपको ऐसे दिल में धक धक होने लगता है कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसे अजीब सा फीलिंग होती है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता अगर कुछ नया पढ़ना है तो। वहाँ पे तो बस आप रिवाइज कर सकते हो और लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पेजेंट मूवमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इट एड्रेस द इश्यूज ऑफ इंडियन पेजेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडरेट फेज। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑल्सो ब्रॉट अप द कंसर्न्स ऑफ द रूलिंग क्लास। तो यहाँ पे ये अच्छा है ना, लिखने के लिए मिल गया कि कांग्रेस जो है वो तो बिगिनिंग से ही कर रही थी। जैसे कि फैसपुर सेशन 1937 में यहाँ पे लिखा है कि किसान मैनिफेस्टो निकला है, ठीक है। और ऐसा रेजोल्यूशन निकालें जो कि बेनिफिट करेगा पेशेंट्स को। और यहाँ पे लिखा है कि मतलब मीटिंग ने ये कहा कि जो लैंड एग्रीकल्चरल लोन्स हैं उसको पोस्टपोन किया जाए, उसकी रिकवरी को। और यहाँ पे ये लिखा है कि लैंडलेस लेबरर्स गेट एडिक्वेट मिनिमम सैलरी ऑल्सो। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस द लैंड टैक्स एंड रेंट बाय 50%। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द सेशंस प्रेसिडेंट, इनवाइटेड वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू टेक पार्ट इन कांग्रेस एक्टिविटीज़। और क्या चाहिए। सी, आपको कभी पता भी चलेगा कि फैसपुर सेशन जो था उसमें किसान की डिमांड्स को कंसोलिडेटेडली किसान मैनिफेस्टो कहा गया। कभी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। यहाँ पता चला ना, तो बस क्या करना है, उसको बस हाईलाइट कर लेना कि फैसपुर सेशन में किसान मैनिफेस्टो की बात हुई थी। बस खत्म, हो गया। आगे आगे चलते हैं। एज पेजेंट मूवमेंट एक्ट एज प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा है द ग्रोथ ऑफ पेजेंट मूवमेंट एक्सर्टेड कंसिडरेबल प्रेशर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। Despite this, Karachi Congress Charter did not even touch the fringe of present problems. Why should we write that? However, political pressure on Kisan Sabha succeeded in Faizpur Congress agrarian program. बस वही ना कि मतलब अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर पेजेंट्स के बारे में बात आएगी और अगर आपने उसमें फैज़पुर सेशन के बारे में नहीं लिखा है, दैट मीन्स यू हैव रियली मिस्ड समथिंग, बिकॉज हर जगह पे फैज़पुर 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 हो रहा है। तो फैज़पुर में इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने ये कहा है कि जो लैंडलेस लेबरर है उसकी एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, नंबर वन। एग्रीकल्चर के हालात अच्छे नहीं है, तो जो एग्रीकल्चरल लोन की रिकवरी है उसको पोस्टपोन किया जाए। नंबर टू, लैंड टैक्स और जो रेंट्स हैं उनको 50% से कम किया जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि जो एग्रीकल्चरल जो पेजेंट्स हैं मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप सब कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। हो गया। अब ट्राइबल रिवोल्ट की बात करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट क्या है, द ट्राइबल अपराइजिंग इज अ रेबेलियन और रेसिस्टेंस मूवमेंट लेड बाय इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़। हाँ भाई, ये तो नहीं पता था। कुछ नहीं, सीधा लिखो जल जंगल जमीन की लड़ाई, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट। चलो आगे चलते हैं। कोल है, संथल है, मुंडा है। आई एम श्योर कि नीचे कहीं ना कहीं पे ना इन लोगों ने, ये देखो आप देख सकते हो, ट्राइबल मूवमेंट को पूरा वो रखा हुआ है, ठीक है, एक ही जगह पे रखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम याद करना नहीं है, क्यों हो रहे हैं, वाई वाई ज़रूरी है
है ना? तो बाय बाय चलिए ना, जल जंगल जमीन, जल के 2 पॉइंट बना देना, जंगल के 2, जमीन के 2, और बाकी जो स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ से उठा लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शायद इसमें ना लिखा हो, फॉरेस्ट एक्ट्स आए, है ना? फॉरेस्ट एक्ट में ये कहा गया, जैसे डलहौजी था, डलहौजी ने ये कहा कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट का एक पत्ता भी ट्राइबल का नहीं है। ट्राइबल बोले इधर आजा, देख लेते हैं क्या किसका है ना? तो वैसे करके फिर धीरे धीरे ये कहा कि माइनर फॉरेस्ट ले लेना। फिर इसके बाद जाके हम कहीं पे जाके भाई पीसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जाके कुछ जस्टिस कर पाए, है ना? तो फॉरेस्ट एक्ट्स अगर इसमें लिखें तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखने हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है सिग्निफिकेंस। यहाँ पे लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, विद इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे कि जिसको ये ढीकू कहते थे या मनी लैंडर्स कहते थे, राइट? तो वो आए ट्रेडिशनल लैंड्स ऑफ ट्राइब एंड वो सेटल हो गए वहाँ पे। दे स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर, ठीक है। ब्रिटिश फोर्स द ट्राइबल पीपल टू वर्क एज माइन वर्कर्स एंड अदर मेनियल लेबर्स सिंस दे हैड डिस्ट्रॉयड देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। Importance of natural resources. Tribals didn't like how British exploited the earth resources for their own material advancement. Various aspects of tribal uprising क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है, जैसे कि संथल रेबेलियन इन बंगाल एंड बिहार एग्जेम्प्लीफाइड द मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट। तो ये बेसिकली संथल रेबेलियन हुआ था, और इसमें बेसिकली हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने कहा कि संथलों की सारी ज़मीन हमारी है, और एक ज़मीन उनको दे दी और कहा कि यहीं पे रहो, जंगलों में मत घूमो। तो संथल रेबेलियन होता है, और फिर ये ब्रिटिश इसको क्रश तो कर देते हैं, बट समझ जाते हैं कि भाई ट्राइबल से पंगा नहीं ले सकते। तो इसके बाद इन लोगों ने संथल परगनास बना दिए थे, और उसके अंदर इन लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट दे दी थी कि भाई तुम ही खुद को रूल करो, हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स भी थे, जैसे कि अरे यहाँ पे भी संथल लिख दिया, इसमें भी एग्जाम्पल में संथल लिख दिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइब्स, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी वही लिख दिया है। तो यहाँ पे नागा रेबेलियन एंड सॉट इंडिपेंडेंस ऑफ नागा पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट। हमेशा ऐसे ही होगा, है ना? ये जो किताबें होती हैं ना, दीज बुक्स आर मेड विद एट पेस, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में बनाते हैं, और इनका टारगेट होता है कि भाई जल्दी जल्दी पब्लिश करो। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। हमको क्यों करनी है ये किताब? हमको करनी है फॉर द फैक्ट्स, जैसे संथल रेबेलियन, है ना, नागा रेबेलियन नहीं पता था, अब पता चल गया। तो जब हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ट्राइबल अपराइजिंग की बात आएगी, तो हम लिखेंगे कि संथल रेबेलियन हुआ, नागा रेबेलियन हुआ, है ना? बाकी जो नीचे लिखे हैं कोल हो मुंडा, वो सब भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, कि उसका नेचर कैसा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से रिसेंटमेंट हुई ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ, और फिर उसके बाद मुंडा रेबेलियन जैसी, मतलब मुंडा रेबेलियन जैसे इवेंट्स हुए, है ना? क्योंकि ये ब्रिटिश की फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का कारण था, पहला। फिर इसके बाद फोर्स्ड लेबर, तो हमको एफ फॉरेस्ट पॉलिसी, एफ फोर्स्ड लेबर, है ना? ऑपरेशन होता था, ज़बरदस्ती ये माइंस में और जंगलों में काम करवाते थे। तो उसकी वजह से खासी एंड जयंतिया ट्राइब ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड रेसिस्टेंस। तो भाई एफ से कुछ और बताओ भाई, मतलब इनकी एथनिक आइडेंटिटी को हटा के ये लोग इनको क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके जा रहे थे, ठीक है। तो भील रेबेलियन इसीलिए हुआ, असर्टेड द भील ऑटोनॉमी अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड इंक्रोचमेंट, कि मतलब इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को चैलेंज किया जा रहा था, इनको पुश किया जा रहा था जंगलों के बाहर, और इनको रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे थे। Selective violence, revolt targeted colonial authorities and collaborators, while sparing sympathetic locals. Munda rebellion selectively target British officials and settlers, sparing sympathetic villagers. ठीक है, तो अब मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि रिवोल्ट के रीज़न क्या थे। पहला था फॉरेस्ट पॉलिसी, फिर उसके बाद फोर्स्ड लेबर, आउटसाइडर्स जो कि यहाँ सेटल हो रहे जिनको ढीकू कहते हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी को थ्रेट, ठीक है, मतलब इनको जंगलों के फ्रिंजेस पे भेज रहे थे कि फ्रिंजेस में जाके रहो। दूसरा,
भारत में तो ऐसा है भाई, इंसान के पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उससे उसका धर्म मत लो, है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बस बढ़िया। यहाँ पे लिखा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश, डू यू सी दे आर राइटिंग सेम स्टफ। ये कुछ नहीं है। मेन आई चीज़ यहाँ पे देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865, द गवर्नमेंट की कंप्लीट जुरिस्डिक्शन हो गई ओवर द ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉरेस्ट एक्ट 1878, है ना, ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं। मिशनरी एक्टिविटीज़ क्रिश्चियन वाला वो हमने लिख दिया। मनी लेंडर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ने से पहले ही लिख दिया। आउटसाइडर्स, चलो मनी लेंडर भी लिख देते हैं। आउटसाइडर वहाँ क्यों ही आएंगे, पैसे देने आएंगे, है ना, ऐसे कर लेते हैं। चलो मनी लेंडर भी हो गया। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल पावर, ठीक है, इट इज़ अ फालतू का पॉइंट। आगे चलते हैं। लिमिटेशंस क्या थी, सेम भाई, लिमिटेशन क्या होगी, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, लोकलाइज्ड है। फिर उसके बाद लीडरशिप की लीडरशिप है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन बहुत ही छोटे समय तक हो सकता था, है ना, यही होगा। फिर उसके बाद बस ख़त्म। और फिर उसके बाद कहेंगे कि नेगोशिएशन नहीं था, बस क्या था, आर्म्स था। तो लोकलाइज्ड, स्पार्क्ड लोकल इशू, मतलब लोकलाइज्ड ही था। फिर उसके बाद आइडियोलॉजी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई नेगोशिएशन या बार्गेनिंग की बात नहीं हो रही थी। बहुत ही हल्के पॉइंट्स हैं। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल मूवमेंट एंड मेन स्ट्रीम लिबरेशन मूवमेंट क्या था। द अर्लीस्ट फेज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग हाउएवर वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लिबरेशन मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। क्या था भाई, जो हम पढ़ रहे हैं तब से, कि उसमें मतलब तब से हम यही सेम चीज़ तो पढ़ रहे हैं कि वो लोकलाइज था, ये नेशनल लेवल पे था। वहाँ पे वॉयलेंस का रास्ता प्रायोरिटी था, यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे कह रहे थे कि वॉयलेंस लड़के लेंगे आज़ादी, यहाँ पे कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे वीक थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग थी। वहाँ पे रीज़न क्या थे, इट वाज एंटी, मतलब एंटी, मतलब कह लो कि इकोनॉमिक रीजंस उसके ज़्यादा थे। यहाँ पे इसके रीज़न क्या थे, इसके यहाँ पे एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी थी। वही सेम चीज़ जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं, है ना। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं थी क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत वीक थी। यहाँ पे आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। कांग्रेस ने तो दिमाग में डाल दी थी ना ये बात कि भाई तुम गरीब क्यों, क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे हैं। तुम्हारे पास नौकरी क्यों नहीं, क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे हैं। तुम्हारी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे हैं। सिंपल, है ना। तो ऐसे करके, so, the oppressive and cruel action of the British administration and moneylenders was repelled by resolute resistance or by the tribe. Even though they were unable to end British rule, their action encouraged their fellow citizens to stand together and oppose British practices. The Ramosi Bhil Coal initiatives of Indian Freedom War were instrumental in achieving independence in 1947. ये चीज़, ये जो स्किल है ना, ये जो आर्ट है लिखने का, दिस इज वॉट वी हैव टू कल्टिवेट, दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न। लिखा है ना कि इवन दो देर देवर अनेबल टू एंड ब्रिटिश रूल, देयर एक्शंस ने क्या किया, एनकरेज किया फेलो सिटीजन्स टू स्टैंड टुगेदर एंड अपोज ब्रिटिश प्रैक्टिसेस। देख रहे हो, कोई भी जैसे भगत सिंह है भाई, बम मार के क्या मिल गया, कुछ नहीं, उन्होंने एनकरेज किया, कि एनकरेज किया इंडिविजुअल्स को टू सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर वतन या फिर मदरलैंड। चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब हमको कुछ रिवोल्ट्स देखने, सीधी सी बात होती है भाई, इतनी सारी मूवमेंट्स देखोगे, कितनी है टोटल, 18 है भाई, दो तो याद होंगी, ख़त्म, उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करते। चलिए जो इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे कोल अपराइजिंग कहाँ पे हुई, छोटा नागपुर में हुई। किसने लीड करा, बूडो भगत ने लीड करा। क्यों हुई होगी, सीधी सी बात है भाई, आउटसाइडर्स जो थे उनके इन्फ्लुएंस वो आ रहे थे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, हो एंड मुंडा अपराइजिंग थी, ठीक है। किसने इसको लीड करा, बिरसा मुंडा ने। क्यों करा, सिंपल, कि जो ब्रिटिश लैंड, ब्रिटिश जो थे
उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। कहाँ हुआ? सिंहभूम, छोटा नागपुर एंड साउथ ऑफ रांची। मतलब छोटा नागपुर भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संथल रेवेलियन हुआ, कहाँ पे हुआ? बिहार के वाले एरिया में हुआ, बिहार बंगाल के एरिया में। किसने लीड करा? सिद्धू और कानू ने लीड करा। कौन थे दिक्कत वाले? मनी लेंडर दिक्कत वाले थे, है ना। एंड एंटी ब्रिटिश हो गया लास्ट में। फिर उसके बाद आगे चले तो कोंड अपराइजिंग थी। कहाँ पे हुई कोंड अपराइजिंग? तो ये कह रहे फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल, मेनली उड़ीसा। तो कोंड कहाँ के थे? उड़ीसा वाले एरिया में। ठीक है। इससे हुआ क्या? इट लेड बाय चक्रा बिश्नोई एंड अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कस्टम्स एंड न्यू टैक्सेस। बस हो गया। तो अब मेरे को ऐसे ना मतलब दिमाग में चलते चलते जैसे देख, कोंड उड़ीसा, संथल बिहार बंगाल, हो मुंडा छोटा नागपुर, कोल छोटा नागपुर, खत्म, है ना। और अगर ज़्यादा वो करना है तो हो एंड मुंडा रांची, बिरसा मुंडा ऐसे करके भी कर सकते हैं ना। हो गया। उसके बाद लिखा है नायकाडा मूवमेंट हुआ। नायकाडा मूवमेंट जो थी ये मध्य प्रदेश गुजरात के आसपास हुई। और ये क्या कहते हैं, रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड कास्ट हिंदू डोमिनेशन। कि में भी कास्ट हिंदूज यहाँ पे आके सेटल हो रहे होंगे और ट्राइबल्स को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर खारवार रेबेलियन हुआ। तो खारवार कहाँ? बिहार। तो खारवार बिहार। तो रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज़। कोंडा डोरा, तो ये कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। हमने देखा ना कोंडा कहाँ पे होता है, सब मतलब नीचे। तो आंध्रा मतलब ये उड़ीसा, विशाखापट्टनम ये वाले एरिया में। तो सिंहभूम लिख देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भील, भील कहाँ पे बैठते हैं? भील हमको पता है कि ये वेस्टर्न घाट्स, आई डोंट थिंक सो। भील जो है वो राजस्थान वाले एरिया में होते हैं। फिर उसके बाद कोया रिवोल्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे होगा? आंध्रा में। तो आंध्रा में हमने कौन से देखे? कोंडा। आंध्रा में कौन सा देखा? कोंडा, कोया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मुंडा, हो, ये कहाँ पे देखे? छोटा नागपुर। संथल बिहार बंगाल वाले एरिया में। पहले एक ही था ना, बिहार बंगाल उड़ीसा। चलिए इतने तो याद हुए। और कौन सा देख सकते हैं हम? संथल के बाद कोल। कोल भी कहाँ पे? कोल, कोल रेबेलियन भी इधर ही है, छोटा नागपुर। ठीक है। कोल भी छोटा नागपुर। और इसको भी संथल, संथल परगनास वहीं पे बने थे बिहार बंगाल में। ठीक है। तो ये भी कोल, कोल म्यूटिनी कहाँ पे हो गई? छोटा नागपुर। बस, दैट्स इट। और भी करना है? जैसे बस्तर हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। बस्तर तो आज भी हमको पता है। तो ये जगदलपुर में हुआ था अगेंस्ट फ्यूडल। बस खत्म। कभी भी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि बस्तर इन जगदलपुर अगेंस्ट फ्यूडल, कुछ नहीं, बस बस्तर रिवोल्ट लिख दिया, हो गया। अब आप देखो, ये यहाँ पे 1900s आ गए। ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ से, यहाँ से जो रिवोल्ट्स होंगे, ये वो रिवोल्ट्स हैं जब गांधीयन फेज चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हमको इनको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, नेशनल मूवमेंट से जोड़ना है। लेकिन अगर तुमने इसको नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया, कोल को या मुंडा रेबिलियन को, तो फिर तो वो भी कहेगा भाई तुम अगले साल आना। इसको नहीं जोड़ना, इसको जोड़ना है कि रंफा रिवोल्ट्स ऑफ 1922, है ना, वैसे करके। झारखंड अपराइजिंग 1920 की। फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1920s जो कि पलामू, गुंटूर में हुआ। गोंड अपराइजिंग ऑफ 1940s, है ना। ऐसे करके कि अब समझ में आ रहा है ना कि रंफा आएगा, झारखंड आएगा, है ना। तो इन सबको मैं जोड़ता जाऊंगा उनके साथ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ किसको जोड़ना है? फॉरेस्ट सत्याग्रह, ये तो गांधी जी का ही शब्द है तो ऐसे जुड़ जाएगा। और रंफा, कि इनको मैं नेशनल स्ट्रगल के साथ जोड़ सकता हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, तो देख लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे मेघालय ऐसा है, तो ऐसे 3 पहाड़ियाँ हैं, गैरो, खासी, जयंतिया। ठीक है। और ऊपर आसाम है, आसाम ऊपर है। तो अंग्रेज़ जो हैं वो आसाम पहले गए तो उनको मिले अहोम, उनसे रिवोल्ट हुआ। फिर उसके बाद ये नीचे गए मेघालय में तो वहाँ पे इनका खासी इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे गए तो इनके लिए बैठे हुए थे सिंह फोर्स रेबेलियन।
ठीक है, तो सिंगफो लेड टू मर्डर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन असम, असम बाय सिंगफोस। खासी हमने देख लिया कि हिली रीजन है बिटवीन जयंतिया एंड गैरो, तो गैरो खासी जयंतिया बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे? तीरथ सिंह थे। डोंट रिमेंबर द नेम्स, एग्जाम में नेम्स नहीं लिखने हैं, एग्जाम में इवेंट्स लिखते हैं और ग्रेट पर्सनैलिटीज के नाम लिखते हैं। अहोम का रिवोल्ट था, क्यों? अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्लेज ऑफ द कंपनी आफ्टर बर्मीज वॉर, एंड द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड बाय कंपनी बाय डिवाइडिंग द किंगडम। हो गया ना? अब देखो, अब अगर यूपीएससी पूछ ले कि हाईलाइटिंग सम ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, है ना, एनालाइज देयर कॉजेस एंड आउटकम्स, भाई तुम ये लिखोगे कि भाई ट्राइबल मूवमेंट पहले कैसी थी, पहले वो पेजेंट, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना, सॉरी ट्राइबल कहाँ चला गया। अब आप क्या करोगे, आप सीधा मैप बनाओगे, है ना। तुमको पता है कि भाई एक कोंडा करके मैंने पढ़ा है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई मैंने कोंडा करके एक पढ़ा अभी, ठीक है। मैंने कोया करके एक पढ़ा, मैंने भील करके एक पढ़ा, मैंने फिर उसके बाद अम, संथल, संथल पढ़ा ना, मुंडा। उसके बाद मैंने कोल पढ़ा, हो पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने अहोम पढ़ा, मैंने खासी पढ़ा, मैंने सिंगफो, सिंगफो के बारे में पढ़ा। और कौन सी पढ़ी इसके अलावा? चलो ठीक है, इतनी भी काफ़ी है ना, इतना प्यारा मैप बनेगा इसका। चलो और भी याद आ रही है, हमने फॉरेस्ट सत्याग्रह पढ़े, हमने रंफा पढ़ा, याद आ रहा है। फिर उसके बाद हमने एक वो भी पढ़ी थी, बिहार की कोई थी ना, गोंड की कौन सी थी, ये वाली नीचे लिखी है, ये गोंड अपराइजिंग, गोंड। भाई व्हेन यू विल पुट इट ऑन अ मैप, जो इन्विजिलेटर है वो भी सर पकड़ लेगा, भाई कहाँ से इतना दिमाग है इसके पास, उसे ये थोड़ी पता है कि भाई तुम एग्जाम से एक हफ्ता पहले बैठ के तीसरी बार या चौथी बार इसकी रिवीजन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और फिर वो बोलेंगे व्हाट वाज द रीजन, जंगल, जंगल, जमीन, ये हो गए। एक और जोड़ दो, जमींदार, है ना। तो जंगल में क्या लिखोगे भाई, फॉरेस्ट एक्ट। अभी हमने देखा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, मेरे दिमाग में तो यही आया, देखिए ज़रा कौन सा है। ऐसे एक्टिव रिकॉल गलत होगा तो भी चलेगा, बट दिमाग में बैठता है, देख रहे हो, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। ठीक है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी, फोर्स लेबर, यही तो रीज़न है, आउटसाइडर्स। फिर उसके बाद फ्रिंजेस पे इनको पुश कर दिया और क्रिश्चियनिटी इनके ऊपर इम्पोज कर दी, इन्होंने बोला आ जाओ देख लेते हैं। और वैसा है ना भाई, कैसी भी मशीन हो कैसा भी कुछ हो, जंगल में बंदूक थोड़ी चलती है ना। इन फॉरेस्ट वॉरफेयर इज वेरी डिफरेंट, यू कांट यूज, मतलब आर्म्स से ज़्यादा ब्रेन का गेम है, फंसा के मारना पड़ता है। मूवमेंट्स आफ्टर 1857, ठीक है, कुकीज़ रिवोल्ट, रिवोल्ट इन त्रिपुरा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है जेलंगरोंग मूवमेंट, नागा मूवमेंट। यहाँ पे लिखा है हिराका मूवमेंट, ठीक है, हिराका कल्ट या हिराका मूवमेंट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड रिमेंबर इट, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि मुझे पता है ना कि भाई जयंतिया हिल्स में भी हो रही है, ये एक ले लो। नागा मूवमेंट वो तो आज तक चल रही है, इसको भी ले लो। और ये कैसा देखो, हाका हाका हेराका, इसको भी ले लो, मणिपुर। अब आप कहोगे हेराका क्यों ले लिया, क्योंकि भाई इसमें ना रानी गेडन लियो इन्वॉल्व है, ठीक है, रानी गेडन लियो, तो इसीलिए इसको ले लेते हैं। बस हो गया, ख़त्म। और अगर चाहते हो तो त्रिपुरा रिवोल्ट्स भी लिख सकते हो। देख रहे हो, मतलब मैं ना एक ऐसे बात कर रहा हूँ, अगर समझ में आए तो बताना। पहले जो इनिशियल मूवमेंट्स हैं वो आसाम के एरिया के आसपास हैं, लेटर वाली मूवमेंट्स आसाम के बियॉन्ड चली गई हैं। क्या नागा दिख रहा है? ये रहा। क्या मणिपुर दिख रहा है? ये रहा। मणिपुर मूवमेंट्स लिख देना। क्या त्रिपुरा दिख रहा है? ये रहा, है ना। कुकीज़ का मूवमेंट, ये तो कुकी आज भी चल रहा है, कुकी में थे मणिपुर, है ना। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि मणिपुर डाला, वहाँ पे हिराका भी दिख रहा है, फिर उसके बाद जेलाइन ग्रोंग भी दिख रहा है और कुकी भी दिख रहा है। भाई जेलाइन ग्रोंग मेरे को स्पेलिंग में ही मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए सोचूंगा क्या लिखना है। कुकी, हिराका,
कुकी, हेराका, ये दो लिख दिए। सीधा लिखूंगा त्रिपुरा रिवोल्ट एंड नागा मूवमेंट। खत्म, खत्म, एकदम खत्म। है ना? बस भाई यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, अब आप कहोगे इतना याद कैसे रहेगा? अबे आज अभी याद है ना, वहाँ पे रिवाइज करेगा वहाँ पे भी याद हो जाएगा। ऐसे ही तो याद होता है। मिलिट्री अपराइजिंग्स इन इंडिया, यूपीएससी का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लिखा है मिलिट्री अपराइजिंग आ गई। अबे मिलिट्री अपराइजिंग पूछ कैसे लिया? रिवोल्ट तो इधर है, मिलिट्री अपराइजिंग तो इधर हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द अपराइजिंग फ्यूल्ड बाय डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल फैक्टर वर क्रूशियल प्रीडेसेसर्स। ठीक है, मतलब ये पीछे अगले वाले टॉपिक के बाद लिखना चाहिए था ये क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दिया वाइडर सीट ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, अब बात ये है कि सबसे पहली चीज़ अनइक्वल ट्रीटमेंट। रंगरूट करके एक मूवी है, वो भी देख सकते हो। उसमें दिखाते हैं कैसे वाइट जो रिक्रूट्स हैं उनको अलग सी सुविधाएं होती थी और इंडियन रिक्रूट्स को अलग सुविधा होती थी। दूसरा है मिस ट्रीटमेंट, वो ऐसे बोल भी देते थे ये ब्लैकी ऐसे करके इंडियन रिक्रूट्स को। फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस। भारत में ये मान्यता थी कि अगर आप समंदर पार करोगे तो आप अपनी जाति लूज़ कर दोगे, लेकिन ये कह रहे थे कि आपको हर वो जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आप डिप्लॉय होगे। रिलीजियस कंसर्न्स थे, जैसे कि भाई ग्रीस्ड कार्ट्रेज थी, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्लैश्ड विद हिंदू सिपॉइज बिलीफ। मतलब आप सिंपल वो ले लो कि ग्रीस्ड कार्ट्रेज थी, है ना? जो कार्ट्रेज थी वो ग्रीस्ड थी, है ना? ग्रीस्ड कार्ट्रेज वाला इशू था। फिर उसके बाद इनको कॉकेड पहननी पड़ती थी, कॉकेड जो थी वो पहननी पड़ती थी। अ, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, लेदर की बनती थी, और लेदर क्या होता है, मांस होता है। फिर इसके बाद रिलीजियस सिंबल्स जो थे उनको क्या कहते हैं, बोलते थे कि यूनिफॉर्म के साथ रिलीजियस सिंबल्स नहीं पहनने। ठीक है, सर्विस रिक्वायरमेंट्स लाइक रिप्लेसिंग टर्बन्स विद हैट, वेल्लोर म्यूटिनी। तो वहाँ पे टर्बन पहनते थे, उसकी जगह पे हैट नहीं कॉकेड कहते हैं, कॉकेड पहनने को बोला था। फिर उसके बाद शेयर्ड ग्रीवियंसेस थी। मतलब जो सिपाही थे वो भी तो पेजेंट ही थे ना, तो उनके बाप दादा जो है वो पेजेंट्री में मर रहे हैं, यहाँ पे वो सिपाही भी देख रहे हैं कि भाई ये लोग यहाँ पे बैठ के मस्त खा पी रहे हैं और हमारे वहाँ पे किस खाने के पैसे नहीं है, पूरा का पूरा फेमाइन कर रखा है। तो मेजर सिपाही म्यूटिनीज हैं, आई थिंक वी शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, सेवरल सिग्निफिकेंट म्यूटिनीज। पहला क्या है, बंगाल सिपाही मूवमेंट, म्यूटिनी 1767, वेल्लोर म्यूटिनी, म्यूटिनी ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री, ग्रेनेडियर्स कंपनी रिवोल्ट 1825, शोलापुर म्यूटिनी, म्यूटिनी ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री, 22nd नेटिव इन्फेंट्री, 66th एंड 37th। बढ़िया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नेटिव इन्फेंट्री की हुई हैं 47, 34, 22, 66, 37। वो तो अब तो याद नहीं रहेगा, बट बंगाल सिपाही म्यूटिनी याद रह जाएगी, वेल्लोर म्यूटिनी रह जाएगी। एंड क्या कहते हैं, नेटिव इन्फेंट्री की म्यूटिनी, मतलब वेरियस नेटिव इन्फेंट्रीज की म्यूटिनी अक्रॉस फ्रॉम 1824 टू 1852, ऐसे करके लिख देना। हो गया। ठीक है, शोलापुर म्यूटिनी याद रह जाएगा, है ना? तो ऐसे करके याद कर लिया। नेवी आर्मी का है इसीलिए अलग से याद करेंगे। क्या देखा हमने, बंगाल सिपाही म्यूटिनी, फिर उसके बाद सोलापुर म्यूटिनी, वेल्लोर म्यूटिनी, एंड हमने कहा कि नेटिव इन इन्फेंट्री की म्यूटिनी फ्रॉम 1824 टू 1857 कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, बस हो गया। तो जो सबसे पहली म्यूटिनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे जो हमको दिख रही है वो है बंगाल सिपाही म्यूटिनी। अब आप कहोगे बंगाल में पहले क्यों है? अबे सबसे पहले बंगाल को ही तो इन लोगों ने धरा था 1757 में, है ना? तो इसीलिए वहाँ पे सबसे पहले म्यूटिनी हो रही है। डन है, बंगाल सिपाही म्यूटिनी, फिर उसके बाद वेल्लोर म्यूटिनी, म्यूटिनी ऑफ इन्फेंट्री फ्रॉम 1824 टू 1857, शोलापुर म्यूटिनी, खत्म। ग्रेनेडियर कंपनी म्यूटिनी अगर याद रहे तो। ठीक है, बस यही करना है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाओगे ना, एग्ज़ाम में 2-3 भी ठनक गए, नंबर ही नंबर। आगे चलते हैं। वाइल दीज म्यूटनीज वर सिग्निफिकेंट, they were localized and were brutally suppressed by British Indian government. This involved violent measures, including executing leaders, disbanding the rebellious regiment. Despite limited scope,
These mutinies played a crucial role in shaping larger rebellion that would occur in 1857. देख रहे हो, मैंने कहा ना कि ये मतलब यहाँ से हम सीख सकते हैं, डिस्पाइट देयर लिमिटेड स्कोप these mutinies played a crucial role in shaping larger rebellion that would occur in 1857. कितना बढ़िया तरीका लिखने का है ना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेट अस सी देम वन बाय वन। तो यहाँ पे लिखा है, हाउ डिड द कलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स। ठीक है, एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कलोनियल ऑपरेशन। इतने सारे रिवोल्ट्स हमने पढ़ लिए, है ना, है ना, इतने सारे रिवोल्ट्स हमने पढ़ लिए, वो सब लिखेंगे कि ट्राइबल का रिस्पॉन्स क्या था। पहला तो था कि अग्रेसिव, है ना, पहला था अग्रेसिव, फिर उसके बाद कोऑपरेशन का भी था कि मतलब पहले अग्रेसिव हो गया, जब डिमांड मीट हो गई तो कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन हो गई, और फिर कोऑपरेशन इन ल्यू ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन हो गया। हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया। जल जंगल जमीन से तो इनको हटा ही दिया, जमींदार ले आए और इनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया, तो ट्राइबल आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गई, है ना। और फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर बेसिकली कि मतलब इनको फ्रिंजेस पे पुश कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग फोर्स लेबरर बन गए। यही सेम चीज़ें हम लिखनी है। और फिर इसको लिखेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट ले आए, कब का, 1878 का। तो उसकी वजह से जो जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था उसको स्टेट कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, तो ट्राइबल्स क्या हो गए, एलियनेट हो गए। एंड इसी के रिस्पॉन्स में ट्राइबल्स ने क्या किया, फिर बूम बूम, बस हो गया। द 1857 uprising was the culmination of recurrent big and small local rebellions that occurred in the preceding 100 years of the British rule. भाई यहाँ पे peasant movements, tribal movements and mutiny तीनों लिखनी है। अब समझ में आया। किसी के पास ये पॉइंट्स नहीं होंगे विच यू विल राइट। म्यूटिनी बताओ। हमने देखा शोलापुर म्यूटिनी, हमने देखी बंगाल सिपाही म्यूटिनी, हमने देखी वेल्लोर म्यूटिनी, हमने देखी नेटिव इन्फेंट्री की म्यूटिनी फ्रॉम 1824 टू 1857। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइबल हो, हो, मुंडा, संथल, कोय, फिर उसके बाद कोया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वी कैन ऑल्सो गो टू भील। फिर उसके बाद है ना कितनी सारी है पेजेंट मूवमेंट में। डेक्कन, डेक्कन जो डेक्कन राइट्स हुई थी उसके बारे में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट अबाउट और कौन सी मूवमेंट्स हैं पेजेंट मूवमेंट अर्ली में, कौन सी हैं मतलब लोकलाइज्ड हैं, उनके हमने नाम तो ज़्यादा नहीं पढ़े, बट ठीक है। मतलब वी कैन राइट अबाउट डेक्कन का। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं बंगाल के फेमाइंस के बारे में लिख सकते हैं, बिहार के बिहार में जो क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव रेंट सिस्टम्स थे, है ना, वो सारी चीज़ें उनके बारे में लिख सकते हैं। कि ज़मींदारी, मतलब इसमें वही लिखेंगे कि ज़मींदारी, रैयतवारी और महालवारी की वजह से जो क्या कहते हैं लैंड की एक्सप्लॉयटेशन थी, ज़मींदार और टेनेंट की क्या थी। यू सी वी हैव सो मैनी पॉइंट्स। वाई, बिकॉज वी हैव डन द PYQs एंड हमारे जो, और ये जो बुक है इससे हमको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल गए, राइट। चलिए बढ़िया है। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू रिवोल्ट ऑफ